तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है, अगर प्लेटलेट्स काउंट मेरा लेस देन 1 लाख हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। बहुत बुक में पहले ऐसे भी लिखा था कि प्लेटलेट्स काउंट पहले लेस देन 50,000 पे हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते थे। किसी में आपको मिलेगा प्लेटलेट्स काउंट लेस देन 1,50,000 पे हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। पर एक्चुअल में अभी का जो डेफिनेशन है वो प्लेटलेट्स काउंट लेस देन 1 लाख पे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये प्लेटलेट्स काउंट कम है। अब गाइस जो प्लेटलेट्स, अभी इसमें कॉज क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कॉज क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉजेस होते हैं जैसे फार्माकोलॉजिकल कॉज, फार्माकोलॉजिकल कॉज। तो फार्माकोलॉजिकल कॉज में गाइस क्या क्या आता है, मतलब बहुत सारी ड्रग होती है, जैसे एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती है, जैसे फेनिटॉइन हो गई, है ना, वालप्रोएट हो गया, वालप्रोएट तो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। जैसे गाइस H2 ब्लॉकर हो गया, है ना, H2 ब्लॉकर जैसे हो गया तो ये भी अपना कॉज कर सकता है, ये भी अपना क्या कॉज कर सकता है, ये भी कॉज कर सकता है अपना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। उसके बाद गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एक बताना जा रहा हूँ, हिपेरिन। तो हिपेरिन जो होता है वो भी कॉज कर सकता है, हिपेरिन एक कॉज करता है, हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसको बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। कुछ एंटीबायोटिक होती है गाइस, जैसे वेंकोमाइसिन। तो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, है ना, जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज करती हैं। उसके बाद गाइस हम लोग आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल कॉज पे। नॉन फार्माकोलॉजिकल कॉज पे गाइस यहाँ पे जैसे डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट बताऊँ तो डेंगू को याद रखना गाइस। उसके बाद कोई भी सिस्टमिक इलनेस, कोई भी ऐसा सिस्टमिक इलनेस जो कि क्रोनिक है ना, जो कि क्रोनिक है, वो कोई भी हो सकता है, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, वो कोई भी हो गया, या फिर सेप्सिस हो गया, सिस्टमिक इलनेस हो गया, डेंगू हो गया। तो गाइस कोई भी सिस्टमिक इलनेस होने दो, कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन होने दो, है ना, और या तो बॉडी में सेप्सिस हो गया और डेंगू तो है ही, तो ये सब भी करा सकते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बताऊँ, DIC भी करा सकता है गाइस। उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ये भी अपना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करा सकता है। एक होता है गाइस हेल्प सिंड्रोम, तो हेल्प सिंड्रोम भी करा सकता है। हेल्प सिंड्रोम में गाइस क्या होता है, DIC में गाइस मैं बताऊं क्या होता है, DIC में क्या होता है, यहाँ पे ब्लीडिंग क्लोटिंग चलती रहती है ना। और ये बेसिकली ऐसा देखा जाता है जब भी टिश्यू इंजरी वगैरह होती है, ट्रॉमा वगैरह होता है, या सेप्सिस या शॉक वगैरह होता है, उसके बाद DIC चालू हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लीडिंग क्लोटिंग ऐसी होती है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक यहाँ पे उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस हम लोग को क्या करना है, जो भी क्लोटिंग फैक्टर है इनको हम लोग क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं, है ना। और उसके बाद TIP का यहाँ पे TTP मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, यहाँ पे गाइस ना प्लेटलेट्स के खिलाफ ना एंटीबॉडी बनती है, तो प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या देते हैं ना, प्लेटलेट से हम लोग को चढ़ा देते हैं, पेशेंट को प्लेटलेट से चढ़ा देते हैं। हेल्प सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेल्प सिंड्रोम में प्रेगनेंसी का टॉपिक है। यहाँ पे जैसे जो ब्लड प्रेशर है वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हेल्प सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है हाई यहाँ पे यस से होता है गाइस, यहाँ पे एलिवेटेड लिवर एंजाइम है, यस से होता है हेमोलिसिस, यस से होता है हेमोलिसिस, यस मुझे याद आया, यस से हेमोलिसिस, आई और यल से होता है एलिवेटेड लिवर एंजाइम, है ना, एंजाइम हेल्प पी। और उसके बाद गाइस हेमोलिसिस होता है यस से, और ई से होता है एलिवेटेड लिवर एंजाइम, है ना गाइस। उसके बाद मैं एक ही भूल रहा हूँ, तो उसके बाद उसको मैं बताता हूँ गाइस। तो ए होता है, तो इसका एक और है ना, तो ए मतलब यहाँ पे हेल्प सिंड्रोम में ऐसा देखने को मिलता है। हाँ, तो हाँ गाइस ELP मतलब क्या होता है, लो प्लेटलेट्स है। ELP मतलब होता है लो प्लेटलेट्स काउंट, ठीक है। तो लो प्लेटलेट्स काउंट, तो हेमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट्स काउंट, एक इसमें देखिएगा हेल्प सिंड्रोम में। ये क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, ब्लड प्रेशर जब भी बढ़ता है तो उससे एसोसिएटेड होता है ये, है ना। तो भाई ये सब बेसिकली कॉज हो गए किसके, नॉन फार्माकोलॉजिकल कॉज। और ये सब क्या कौन से कॉज थे, फार्माकोलॉजिकल कॉज, ठीक है। तो हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में गाइस क्या होता है, यहाँ पे जब भी हम लोग हिपेरिन देते हैं ना, तो जब हिपेरिन हम लोग देते हैं तो शुरू में क्या होता है कि जैसे हिपेरिन दिया उसके कुछ टाइम के बाद में 1 से 2 दिन में मतलब क्या होता है, पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट कम होता है, तो लेस देन 1 लाख तक जाता है। पर इसको ये होता है इसका नॉन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, ये होता है नॉन इम्यून रिस्पॉन्स। तो हिपेरिन इंड्यूस
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के 2 टाइप होते हैं, एक होता है इम्यून रिस्पॉन्स, एक नॉन इम्यून रिस्पॉन्स। अगर कुछ टाइम के बाद में हेपेरिन देने के बाद में प्लेटलेट्स काउंट लेस देन 1 लाख हो तो वो है नॉन इम्यून रिस्पॉन्स। और अगर प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेज़ी से फॉल हो 2 से 3 दिन में तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स वो तो प्लेटलेट काउंट बहुत तेज़ी से इसमें फॉल होते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली ना थ्रोम्बोसिस हो जाता है, यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ब्लड वेसल में थ्रोम्बोसिस होता है। और यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी दिखता है अपने को, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है ना। तो यहाँ पे एक आइज हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल में थ्रोम्बोसिस वगैरह जम जाता है, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है। अगर प्लेटलेट बहुत ही ड्रास्टिकली फॉल कर रहा है ना, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट में अर्गेट्रोबान करके है, अर्गेट्रोबान। तो अर्गेट्रोबान करके इसके ट्रीटमेंट में हम लोग HIT के ट्रीटमेंट में हम लोग इसको देते हैं, जो कि इसको स्टेबलाइज कर भी करेगा और यह एंटीकोगुलेंट भी काम करता है अर्गेट्रोबान, ठीक है। तो देख लेना। उसके बाद ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज हम लोग क्या बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इंडिकेशन ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, इंडिकेशन ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, इंडिकेशन ऑफ प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन। तो भाई जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हम लोग करते हैं ना, उसका इंडिकेशन क्या होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर सपोज किसी को इकाइमोसिस हो रहा है, परप्यूरा हो रहा है ना, या तो किसी को बोलते हैं ना इकाइमोसिस, परप्यूरा, उसके बाद ये सब अगर किसी को हो रहा है ना, तो हम लोग जैसे पिटीचियल हो गया, तो अगर प्लेटलेट्स काउंट को उसमें हम लोग को मेंटेन करना है, एटलीस्ट 50,000 तक हम लोग मेंटेन करते हैं उसमें, 50,000 तक प्लेटलेट्स काउंट को उस केस में हम लोग को मेंटेन करना है, अगर ऐसा हो रहा तो। अब अगर किसी को इंट्राक्रैनियल हिमरेज हो रहा है ना, तो उसमें हम लोग को प्लेटलेट्स काउंट ग्रेटर देन 1 लाख तक मेंटेन करना है, 1 लाख तक हम लोग को मेंटेन करना है। अब ये हो गया। अब प्लेटलेट्स में गाइस 2 होता है, एक सिंगल डोनर प्लेटलेट्स होता है, एक होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, और एक होता है मल्टी डोनर प्लेटलेट। मतलब यहाँ पे मल्टी डोनर प्लेटलेट मतलब रैंडम डोनर प्लेटलेट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो रैंडम डोनर प्लेटलेट जो होता है गाइस, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग का प्लेटलेट्स रहता है। सिंगल डोनर प्लेटलेट्स मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे का रहता है, तो इससे प्लेटलेट जो है ना ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर इसका 1 यूनिट देंगे तो कुछ 5 से 6,000 बढ़ेगा, पर इसके से कुछ मतलब 1,100 इसके आसपास ही बढ़ देगा। मतलब ये सिंगल डोनर प्लेटलेट से ज़्यादा बढ़ता है ये। तो इंडिकेशन गाइस क्या होता है ना इसका, अगर सपोज किसी का प्लेटलेट्स काउंट लेस देन 10K है, लेस देन 10K है या फिर लेस देन 10K है, तो हम लोग को प्लेटलेट्स चढ़ा देना है। पर अगर किसी को प्लेटलेट्स काउंट कुछ भी होने दो, पर उसको ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, मतलब उसको इकाइमोसिस, परप्यूरा या फिर कहीं से भी रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, नेजल ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है, तब हम लोग को उसको इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेटलेट्स काउंट हम लोग को उसको प्लेटलेट्स दे देना है। हो सकता है उसका प्लेटलेट 80,000 ही है, पर उसको ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन दिख रहे हैं, तो हम लोग को उसको प्लेटलेट चढ़ा देना है। पर अगर ब्लीडिंग नहीं दिख रहे हैं और प्लेटलेट लेस देन 10K हो चुका है, फिर तब हम लोग को प्लेटलेट उस केस में हम लोग को चढ़ाना रहता है, उस केस में तब प्लेटलेट चढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंडिकेशन हो गया। उसके बाद इसके बाद जो होता है प्लेटलेट्स, तो ये प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन क्या होता है। तो इसमें हम लोग को फीवर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ल्यूकोसाइट रिएक्शन होता है। क्या होता है, ल्यूकोसाइट रिएक्शन की वजह से वहाँ पे फीवर आ सकता है ना। उसके बाद यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, आर्टिकेरिया वगैरह हो सकते हैं, वीजिंग वगैरह, ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह होगा इसमें। तो यहाँ पे फीवर होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है पेशेंट में, है ना। और एक एक्यूट लंग इंजरी, तो भाई सब ये इम्यून रिस्पॉन्स है, उसकी वजह से इंजरी हो रखी है यहाँ पे, एक्यूट लंग इंजरी। तो फीवर को जैसे यहाँ पे PCM वगैरह हम लोग को दे देना है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, कुछ टाइम तक बंद करके यहाँ पे एविल वगैरह लगा देना है पेशेंट को, है ना। तो उसके बाद एक्यूट लंग इंजरी है, तो प्लेटलेट्स रोक के हम लोग को जो भी लंग इंजरी हुई है उसका, जैसे ब्रेथलेसनेस पेशेंट में, तो ऑक्सीजन सपोर्ट वगैरह उसको हम लोग को देना है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो गाइस हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसे प्लाज्मा के प्रोडक्ट वगैरह, फ्रोजन प्लाज्मा क्या होता है ना, तो ये सब हम लोग वगैरह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या होता है गाइस, ये सब भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मेरा मोटो यही था कि हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है, कि
ओके। और उसके बाद यहाँ पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के इंडिकेशन क्या होता है ये पढ़ लेते हैं, और उसके प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से रिएक्शन क्या क्या हो सकता है वो सब हम लोग पढ़ लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।